Today we will be starting with the law of limitation. This is Limitation Act 1963. ठीक है? Act of 1963. All of you have your bare acts? All of you have your bare acts, okay? छोटा सा act है ये. It has total, how many sections? It has total 32 sections, beta. Very simple, but little technical. Little technical. ठीक है? And it has 137 आर्टिकल्स. तो आज हम ना इस एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे एंड वी विल गेट अक्वेंटेड विद द बेयर एक्ट. You have to just flip pages and see कितने sections हैं, कितने articles हैं, कितने parts हैं. ठीक है? क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या नेचर है इस एक्ट का, इसको पढ़ना क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है. Law of limitation. I tell you, when you are studying this subject, so this subject is very important for DJS, students appearing for Delhi Judicial Services. Very important for DJS. Very important for HJS. ठीक है? PJS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इस एरिया से अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं. अप्लाइड मतलब आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Problem based question, they will give you a problem and they will ask you to see that whether the suit is barred by limitation or not. Problem based questions. DJS, Haryana and Punjab. ठीक है? Other states like HP, Rajasthan, यहाँ पे theoretical questions. States like UP, Chhattisgarh, मेंस में भी theoretical direct questions, mostly for interview. यूपी में इंटरव्यू से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. यूपी छत्तीसगढ़ लिखा है बेटा, ये मैंने छत्तीसगढ़. So when you are studying this subject, you should know that the state that you are targeting, what is the importance? What is the importance? ठीक है? As I mentioned that there are 32 sections and 137 articles. So when I say 137 articles, तो पहले हम अगर articles की बात करें, आप देख रहे हैं 32 sections हैं एंड 137 आर्टिकल्स हैं. बहुत सिंपल तरीके से आप इन 32 सेक्शंस को और 137 आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं. तो पहले अगर हम आर्टिकल्स की बात करें बेटा, आर्टिकल्स जो है आप आज अपने बेरेट के सबसे लास्ट में जाएंगे, वहां पे आपको आर्टिकल्स दिए गए और उन आर्टिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. दे आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स. They are divided in 3 parts. They are divided into 3 parts. The first part is from Article 1 to Article 113, which is dealing with suits. Suit related to breach of contract. जितने भी आपके अलग अलग सूट है उनके ऊपर क्या दिया हुआ है आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है. ये आर्टिकल 1 to 113 is dealing with description of suits. And the key element here is suit. Suit. Second, the second part deals with appeals. This is article, ये भी बेटा ये इसको आप ART1, article 1 to article 113. I hope everybody is understanding that part. ठीक है? So this is article 114 to 117. And the third part is dealing with application. Applications. That is article 118 to 137. Another very important thing while you're doing Indian Limitation Act and when you read each provision,
फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड फॉर मेंस ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक सेक्शन पढ़े, सपोजिंग आप सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं, आप सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं, तो आपने देखना है कि वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है क्या वो सिर्फ सूट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, या अपील पे अप्लाई कर रहा है, या एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहा है, अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स। लाइक इन अदर सब्जेक्ट्स व्हेन वी से ना कि मतलब हम जो जैसे सीपीसी पढ़ रहे हैं हम वहां पे, सीपीसी में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं इट इज एप्लीकेबल टू द इंटायर सूट ना। जो भी हम सेक्शन पढ़ते हैं सीपीसी में वो सूट के ऊपर अप्लाई करता है ना। बट ऐसा लिमिटेशन एक्ट में नहीं है। लिमिटेशन एक्ट में जितने भी सेक्शंस हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, अगर वहां स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि दिस इज एप्लीकेबल टू दिस सूट, दिस इज एप्लीकेबल टू दिस एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेबल टू अपील, और एप्लीकेशन इज एक्सक्लूडेड, वट एवर you're understanding. So you have to be very mindful while reading the sections कि वो जो सेक्शन है उसका स्कोप क्या है, क्या वो सूट अपील एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहा है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So it is unlike other subjects. Okay. So now can you just go back to your articles? Can you just have a look? Have a look. Please go to your articles. Go right at the end. Go right at the end and just see article 1 to article 113. Can you see यहाँ पे लिखा है if you see let's say article 19, for money payable for money lent 3 years when the loan is made, when the date of sale article 17, ठीक है. Then you can see a bill of exchange article 32, article 33, so all different. They have described the suit on compensation for breach of promise article 27, for specific performance of a contract article 54. Can you see ये सारे आपके क्या है आपको. And you just see that it has been divided into 3 columns. First is the description of the suit, second is the period of limitation, and time from which the period begins to run. All right. So then if you come to the article 114, beta, if you come to article 114, you will see it deals with appeals. It deals with appeals. And it goes till article 117. वहां देख रहे हैं 90 days, 30 days, 30 days, 60 days. Appeal from orders, appeal to High Court, right? And then we have the last bit, that is the application. That is article 118 to article 136. Applications कैसी applications बेटा? अगर आपने you want to file a suit, in that case if you want to adopt a summary procedure, you will file an application to the court to get the permission ना. So article 118 वो कहता है 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको टाइम पीरियड दिया है, when the summon is served उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन फाइल करनी है to go ahead as a to file to get the permission from the court to file the suit summarily, to adopt the summary procedure. So all these applications are given to you here. Execution application article 136, right? ठीक है. And then 137 is other applications. So did you understand that right in the end we have articles? ठीक है. Then I told you that we have 32 sections. So ये आपने याद रखना है कि आर्टिकल्स 3 भागों में डिवाइडेड है. अब जो आपके सेक्शंस हैं 32 sections, they are divided into 5 parts. So article in 3 parts, your 32 sections are divided in 5 parts. जो अभी मैं आपको ब्रेकअप दे रही हूं बेटा, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेयर एक्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. इफ यू आर आस्क्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस इट इज एन एप्लीकेशन, शुड नो कि वो लास्ट में है. इफ इट इज अपील, second part. If it is the suit, then yes, the first part. You understanding? This will help you to connect and recall the provision for the objective paper. So 5 parts. ये 5 parts किस चीज के? 32 sections. Total 32 sections है हमारे पास. इन 32 sections को हम 5 parts में divide करते हैं. ठीक है. The first part being the preliminary. The first part being the preliminary.
Second part deals with limitation of suit, appeal and application. तीन चीजें लिखी है मैंने, suit, appeal and application. This is section 3 to section 11. Limitation of suit, appeal and application. Limitation of suit, appeal and application. Part 3 deals with computation. Computation का मतलब क्या हुआ? Calculation. Computation of period of limitation. इसको हम कहते हैं POL. Section 12 to 24. सो बेसिकली हम इसको ना बेटा, अगर हम इन दोनों को क्लब कर दें तो हम इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूजन एंड एक्सेप्शंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट डू वी से? एक्सक्लूजन एंड एक्सेप्शंस. एक्सक्लूजन्स एंड एक्सेप्शंस. ये है एक्सेप्शंस, ये है एक्सक्लूजन्स. अब मैम दोनों का मीनिंग तो सेम हुआ, एक्सेप्शन एंड एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन में हम जमा करते हैं, ऐड करते हैं. जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करेंगे ना, when you're going to compute, when you're going to calculate, we're going to add. That's the interpretation of the term exclusion. Adding. And what is the effect of exception? Though we are going to understand these terms in detail, the exception and exclusion. But point here is section 3 to 11 is dealing with exceptions. Section 12 to 24 is dealing with exclusions. 12 to 24 is dealing with exclusion. And if I tell you बेटा कि जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है ना, अगर असल में देखा जाए जो लिमिटेशन एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है. इतना ही है लिमिटेशन एक्ट. हमारे इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं. एक है लिमिटेशन, एक है लॉ ऑफ लिमिटेशन. ये है हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है. और दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. सो दिस लॉ ऑफ, हम क्या कहते हैं, मैंने ऊपर क्या लिखा है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन में 32 सेक्शन है. 32 सेक्शन नहीं है वैसे. प्री में आएगा तो 32 ही लिखोगे, 32 लिखोगे. बट एक्चुअली लॉ ऑफ लिमिटेशन इज टिल 24. इसके बाद जो हमारे दो पार्ट्स हैं वो दे आर डीलिंग विद लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. आई विल टेल यू द बाइफिकेशन. बट पहले हम 5 पार्ट्स को करें बेटा. जो अब इसका पार्ट 4 है एंड जो पार्ट 5 है, they are dealing with law of prescription. Part 4 जो है बेटा, it talks about acquisition of ownership. Acquisition of ownership by possession. By possession, 25 to 27. And this part 5 is miscellaneous, which is section 28 to 32. So basically the one I'm marking in yellow is law of prescription. Indian Limitation Act deals with two laws. One is law of limitation and one is law of prescription. So we say Limitation Act 1963. Now we will talk about this date also. It has both kinds of provisions, that is law of limitation and it has law of prescription. क्यों हमने उसको दो भागों में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया? बिकॉज जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉ लिमिटेशन? इज इट प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव? दिस इज प्रोसीजरल. एंड व्हाट इज लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? दिस इज सब्सटैंटिव.
आई विल कम बैक टू द इफेक्ट नाउ। प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव, क्यों हमने कहा कि लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सब्सटैंटिव, लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो प्रोसीजरल है। अब आप इस चार्ट को ही अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक एलिमेंट इसका डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर 1963। 1963, was India independent at that point of time? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Was this the first was this the first law of limitation? Yes, से पहले 1963 से पहले 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ना बेटा। 1940, 1947। ऑल ऑफ यू शुड कीप योर वीडियोस ऑन। 1963 का हमारा ये एक्ट है। पॉइंट इस दौरान कौन सा लॉ था? इजंट इट? 1908. 1908। वेरी गुड। इंडियन लिमिटेशन एक्ट। यस यस बेटा, अभी इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 का है ना। बेरेक देखो अपना बेटा। नो मैम 1908 का बता रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, 19, वेरी गुड, 1908। ठीक है, ओके, क्योंकि ये इसका भी रेलेवेंस है। ओके, व्हेन वी गो टू द लास्ट सेक्शंस वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस सेक्शन, दिस एक्ट आल्सो होल्ड्स इंपॉर्टेंस। 1908, सो कैन आई से 1908, 1947, 1960, these are important dates ना। ठीक है, ऑल राइट। Now, if we go back to 1908 also, so if I go to the historical background, if I go to the history, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम जो लिमिटेशन एक्ट बना था, द फर्स्ट मेडन एफर्ट मेड to bring limitation law in India was the British law of, basically British law of limitation. We will not say British law of limitation. I think we should say rather Britishers made the first effort because India was not independent at that time. No? So Britishers made the maiden effort to introduce uniformity in law of limitation. I'm saying uniformity. Uniformity. It was applicable to the whole of India. It was applicable to the whole of India. That was, any guesses? 1859. First effort, first law of limitation was made in the year 1859. Then this was repealed. Then we had 1871. ये सारे आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर द एग्जाम। You can just remember 1859, 1908 and 1963. ये तीन आपके important years हैं for the law of limitation. So 1859 का जो एक्ट है that was replaced by 1871, and 1871 का जो एक्ट है that was replaced by 1877, and then in the year 1908, 1877 का जो एक्ट है it was replaced by 1908, and then we got the current, that is 1963. 1963. Now this 1908 act was repealed by the Third Law Commission. Third Law Commission. Third Law Commission. Now, if you even see, I think, if you can just go to your Bare Act, can you go to your Bare Act and can you go to the first page where it is written Introduction, Limitation Act 1963, Introduction लिखा है ना वहां पर? Can you all see? And can you come to the fourth line, 1859, just mark it, that was the first act. And 1859 से पहले जो था ना बेटा, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ठीक है, 1859 से पहले आपका मद्रास
बॉम्बे कैलकाटा में, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, यहाँ पे ब्रिटिश लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई करता था, तो देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म लिमिटेशन एक्ट जो है फर्स्ट टाइम 1859 में, तो आप वहां पे मार्क कर लो 1859, उसके बाद आप नीचे देखो 1879, 1871, कैन यू कम डाउन एंड सी 1871, देन 1877, देन 1908। ठीक है, 1908। All right. And then you can just mark that Law Commission in the third report dated. अभी recently in one of the exams, I think HP or somewhere, they asked, क्या पूछा था सवाल प्री में, आपके नीचे देख लो Act 36 of 1963. So they asked you which act of 1963 is Indian Limitation Act. So you should mark Act 36 of 1963. Please mark Act 36 of 9. For preliminary examination, beta, you have to chew your Bear Act. Literally, you have to chew your Bear Act. They will not go beyond Bear Act, but you should know Bear Act to a very good extent. अभी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बताई है यहाँ पे, फॉर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट, लाइक आई जस्ट मार्क डीजेएस, एचजेएस, पीजेएस, आई वुड से प्लीज डू सेवरल रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट। लिमिटेशन एक्ट जैसे एचपी, राजस्थान, थ्योरेटिकल, यूपी, छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, बिहार, तो यहाँ पे इन सारे स्टेट्स के लिए यू शुड डू सेवरल रीडिंग्स ऑफ बेयर एक्ट, सेवरल रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट। वो अपने लिमिटेशन के जो नोट्स बना रहे हो बस ऊपर लिख लो, सेवरल रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो एक्ट ऑफ 1960, एक्ट 36 ऑफ 1963। नाउ we say that this 1963 act came by Act 36 of 1963. What is the enactment date? The enactment date is 5th of October 1963. Enactment means the date when the president gave its assent. Enforcement date is 1st of January 1964. ये enforcement date है. Enforcement means when the law is made applicable. ठीक है, अब ये पूरा जो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा, इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, बिकॉज यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग इन योर नोट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज 5th of October 1963, दैट्स द इंपॉर्टेंट डेट, दैट इज द इनैक्टमेंट डेट, यहां आगे लिख लो इनैक्टमेंट। 1st January 1964 enforcement date. Act of 36 you should know. You should know 1908 को replace करके 1963 का एक्ट बना, and the first maiden effort was made in 1859, and it was the third report, law commission in the third report dated इतना 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 was introduced. So basically it was the third report made by the, recommended by the law commission in its third report. Yes, Amit. Ma'am, which law commission was it? Is it the third law commission or the law commission in its third report? That's what I'm saying. Law commission in its third report. Law commission in its third report. Law commission in its third report. And 27/7/1956, that is the date that you should remember. 27, बेटा ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है। लॉ कमीशन ने जब 1908 का एक्ट रिप्लेस करके 1963 का बना है ना बेटा अक्षता, तो यहाँ पे लॉ कमीशन ने थर्ड रिपोर्ट में क्या किया था, डेटेड 27th of July 1956। Isn't the law commission only comes up with like annual report? That's only one report, right? Or is it more than one report? नो, लॉ कमीशन कम्स अप विद वेरियस रिपोर्ट्स। मैंने लॉ कमीशन का एक पीडीएफ भी भेजा था श्रेयांश, आई शेयर्ड अ पीडीएफ ऑल्सो, प्लीज हैव अ लुक। Law commission comes once in 5 years, but it has like various reports. Yes, Pitamit. Ma'am, do we also have to mug up the gazette notification date? इतना डिटेल में नहीं आता, और अगर आ गया then it's your bad luck.
राइट? ओके, इतना डिटेल में नहीं आएगा. Okay, so is everybody clear with the historical background? Right? How did you get the current BEAR Act that you're reading, current Indian Limitation Act of 1963? Is everybody clear with that part? Clear. Okay. Now coming back to this part again, जो मैंने लिखा लॉ ऑफ लिमिटेशन. सी अब हम लोग डेट्स के साथ क्लियर है ना 1963. अब मैंने आपको बताया कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो प्रोसीजरल है और लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सब्सटैंटिव है. सबसे पहली चीज बेटा कि जो आपको अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इज प्रोसीजरल, या हम इसमें वर्ड यूज करते हैं एडजेक्टिव लॉ. ओके, सो यू विल मार्क दैट limitation act is procedural, it is adjective, it is adjective. Okay. Now, why it is adjective? Why it is procedural? Let's understand that. Why law of prescription is substantive? Let's understand that. सी बेटा, जब भी हम लिमिटेशन की बात करते हैं, जब भी हम बोलते हैं ना लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो हम रेफर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 to 24 की. हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 to 24 की बात कर रहे हैं जब भी हम लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं. ठीक है? हम क्यों कहते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो प्रोसीजरल है? बिकॉज बिकॉज जो आपको 3 से 24 तक दिया है ना, वो क्या कहता है कि आपका जो सूट है वो विद इन दिस टाइम फ्रेम, इतने टाइम के अंदर फाइल हो जाना चाहिए. लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या बता रहा है? इतने टाइम के अंदर आपका जो है क्या हो जाना चाहिए? सूट फाइल हो जाना चाहिए. बियॉन्ड दैट, व्हाट वुड हैपन, मतलब पैसेज ऑफ टाइम, passage of time. If this passage of time passes away, then what is the effect? The effect of this 3 to 24 is that your legal passage of time effect, that means after expiry of time, the legal remedy, the legal remedy क्या है? legal remedy आपकी to go to the court. That's the remedy, na? Legal remedy is what? The right to go to court is barred. Is barred. मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते. Right to go to court is barred. Can I say? आपका कोर्ट में जाने का हक खत्म हो गया है. Your right to go to the court is barred. But does it affect your right? क्या आपका right खत्म हो गया है? किस चीज, मतलब आप समझ रहे हैं? दो चीजें हैं. राइट टू गो टू कोर्ट इज बार्ड, बट क्या जो आपका राइट है वो खत्म हो गया है? अगर दिव्या से मैंने 5 लाख रुपए लिए थे, अब दिव्या को मैंने वो 5 लाख रुपए वापस नहीं किए, और अगर 3 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है एज गिवन बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, एज गिवन अंडर 3 to 24, कि इन केस देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिव्या शुड हैव फाइल्ड द सूट विद इन दैट टाइम फ्रेम, विद इन दैट पैसेज ऑफ टाइम, एंड इफ दैट पैसेज ऑफ टाइम एक्सपायर्स, देन क्या उसका राइट खत्म हो जाएगा? क्या उसको पैसे वापस मिल गए? नहीं ना. her right is still there. She still has a right to get that 5 lakh rupees, but her only right to go to the court is barred. That means only her procedural right, to go to the court, procedural right to go to the court, is barred. But it does not affect the, but it does not
इफेक्ट द राइट। ये राइट को इफेक्ट नहीं करता है, मतलब आपका इंट्रिंसिक राइट तो है वो 5 लाख रुपए वापस लेने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? शी कैन आस्क माई फ्रेंड, वी हैव अ कॉमन फ्रेंड, शी कैन रिक्वेस्ट हर कि यार मैम ने मेरे से पैसे लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए, प्लीज आस्क हर टू रिटर्न मी द मनी। यूर अंडरस्टैंडिंग? You're understanding? It does not affect the right. That means it is intrinsic right जो है ना, intrinsic right, intrinsic right is not affected, is not affected. That is why it is, that is why it is procedural. सिर्फ procedure, आपका procedure to go to the court is barred. That is why it is procedural law. But if I talk about the second category, which is also covered under law of limitation, which is from section 25 to 27, beta, which talks about law of prescription. Law of prescription क्या बोलता है? After the passage of time, after the after the expiry of the prescribed time, a person acquires right by acquisition, isn't it? हम इसके अंदर क्या कवर करते हैं? We cover acquisition of ownership by possession. हम इसको कहते हैं acquisition. After the expiry of prescribed period, a person acquires the right by possession, acquires acquisition by possession. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? Acquisition by possession. What is the effect? The effect is extinguishment of right. Extinguishment of right. Extinguishment of right. मतलब अगर एक्स पर्सन मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर 21 साल से उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, and it is an unfettered right. He is enjoying it without any interruption. Without any interruption, he has the possession of that land. In that case, मेरा right जो है वहां से extinguish हो जाएगा, कट जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना uproot करना। जैसे आप एक पौधे को uproot करके कहीं और लगाते हैं ना, वो इफेक्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। एक प्रिस्क्रिप्शन क्या करता है? वो एक इंट्रिंसिक राइट ले लेगा, उस राइट, वो जो लैंड मेरा था ना, उस लैंड के ऊपर मेरा राइट खत्म हो जाएगा। इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड। सो दैट इज व्हाई लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैज व्हाट इफेक्ट? इट इज सब्सटैंटिव इन नेचर। व्हाई इट इज सब्सटैंटिव? बिकॉज इट टेक्स अवे द राइट ऑफ द पार्टीज। It takes away the right of the parties. Right of the parties. Right of the parties. And this is where that statement that we often use, that law of limitation bars the remedy to go to the court. आपने हमेशा remedy के साथ remedy to go to the court. Bars the remedy, but not the right. But prescription not only bars the remedy, but also takes away your right. It takes away your right, that it takes away your intrinsic right, and that is why it is substantive in nature. Are you understanding the nature of Limitation Act now, beta? Did you understand? ठीक है? Now, the next point that is important before we start with the provisions is that जो law of limitation है, it is based on 2 doctrines. Ma'am, before that, like I had a question on this.
Yeah, please. I didn't see your hand. Yeah, please tell me, beta. Okay. Yes. Ma'am, when you say that it's only your legal right to approach the court has been barred, then, ma'am, if a right exists and you cannot enforce that right, then isn't that right as good as nothing? Like, No, that's what I'm saying. If I take something in Shreyansh, if जैसे मैंने अभी example दिया था कि if I owe 5 lakhs rupees to Divya, she cannot go to the court because the remedy is barred. But then, yes, if I write it and if I acknowledge that I owe her that money, in that case, Section 25, subsection 2 recognizes that, na, that document. Where I've given even acknowledgement is also, but यहाँ पे जो limitation act के अंदर acknowledgement है, that should be within the period of limitation. But acknowledgement where I've acknowledged, there section 25 subsection 2 also supports that limitation bars the remedy but not the right. It is also a document where she can go to the court if in case I have acknowledged through a written document, though there is no consideration. Even without a consideration, that document is can be basically there a legal right is established. ठीक है? या फिर मैं उसको धमका भी दिव्या मुझे धमका भी सकती है, मैम अगर आपने these मेरे are the 5 लाख रुपए वापस नहीं किए ना, तो फिर कल देखना मैं किसको लेकर आती हूँ. ma'am, तो these are the बेसिकली यूर अंडरस्टैंडिंग, extrajudicial, उसका ma'am, इंट्रिंसिक राइट खत्म नहीं हुआ है श्रेयांश. मतलब यू आर सेइंग शी कैन नॉट गो टू द कोर्ट, बट सी इन केस she has she is in the possession of my property from past 21 years, and she then that right acquires is that also right gone. of that property. In that case मेरा वहां पे राइट ही खत्म हो गया. वो मुझे धमकाए झमकाए कुछ भी करे, she is the मालिक. उसका Ma'am, वो so, she has acquired the right. ma'am, But so in the case of limitation, in case of ma'am, limitation, right नहीं extinguish होता. ma'am, तो right enforce करने का तो then you will take extrajudicial steps like धमकाना या फिर कुछ और, because Maybe officially you can't do. compromise, maybe whatever. So basically those means are open. You just only one door. मतलब आप प्लीज अंडरस्टैंड करो बेटा श्रेयांश, कि जब जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना, वो आपका राइट नहीं लेता है, Ma'am, that सिर्फ I आपकी understood, but like रेमेडी ले लेता है. remedy. और Ma'am, जो वही official प्रिस्क्रिप्शन remedy है वो होती है आपका ना. राइट भी ले लेता है. जब आपका राइट ही खत्म हो जाएगा, नो मैटर व्हाट मीन्स यू अडॉप्ट, यू जस्ट कैन नॉट गेट इट बैक. Ma'am, that is clear. Ma'am, so बट I'm देन saying the, यस यू, आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैम अगर रेमेडी खत्म होगी, रेमेडी कोर्ट जाने की खत्म हुई है ना, बट अदर वेज आर स्टिल ओपन, लाइक एक्नॉलेजिंग, लाइक कॉम्प्रोमाइज आउटसाइड कोर्ट. आप आउटसाइड कोर्ट, आपका उस 5 लाख के ऊपर राइट है. ठीक है? ma'am, so if we go, if you and the other person goes on mediation and that is passed, so that is as equivalent to a decree, right? Like, मीडिएशन भी नहीं होगा ना यहाँ पे बेटा. वाई वी कैन नॉट गो, वी कैन नॉट अडॉप्ट मीन्स ऑफ कोर्ट ना. ma'am, मतलब अगर हम mediation तो, आपस में बैठ के हाँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मैं okay. कहती हूँ कि ठीक है मैंने 5 लाख रुपए दिए, मैं आई रिटर्न बैक 4 lakhs, आई रिटर्न बैक 4.5 lakhs, you know. So in a private capacity. Yeah, but even 25 subsection 2, it जहाँ पे आपने acknowledge कर दिया, जहाँ मैंने acknowledge किया, then it is in the legal capacity also. Right. Okay, so law of limitation is based on, law of limitation is based on two doctrines. Is based on two doctrines: interest republicae ut sit finis litium. And vigilantibus non vigilantibus non-dormintibus juro subveniut.
So the first Latin maxim means it is in the interest of the state. We just now used this maxim under CPC also, right? So it is in the interest of the state. There should be an end to the litigation. And the second Latin maxim means the law helps only those who are vigilant. Vigilant, you understand? जो सतर्क है, who are vigilant and not slumber. Slumber means sleeping. If you're sleeping over your rights, the law will not help you. The law helps only those who are vigilant and not slumber. Justice Abdot, he says that जिसको ये दो मैक्सिम समझ में आ गई ना, उसको लॉ ऑफ लिमिटेशन समझ में आ गया, उसको लॉ ऑफ लिमिटेशन समझ में आ गया. So basically जो आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन है, as I stated that it is based on these two maxims, and if you see these maxims closely, you will realize that it is based on public policy. Isn't it? It is based on public policy. That it is in the interest of the state that there should be an end to the litigation. You just cannot go on with the litigation with a cause of action that arose years and years ago. Right? So we say that the law of limitation is founded on public policy. It is founded on public policy. And Justice Apdot says, अगर ये दो maxims को हम follow नहीं करते हैं, in that case there is a serious threat. There is a serious threat. Why? Because we have to fix a life span for legal remedy. We have to fix a lifespan for legal remedy for the general welfare. For the general welfare. So law of limitation is doing nothing. It is not forbidding you. Basically, it is not taking away your rights. But what is it doing is, it is just enabling the parties, enabling, मैं कह रही हूँ, it is enabling the parties to file a suit within certain periods, within specified periods. So law of limitation is not barring, but rather it is prescribing. It is enabling the parties to bring an action within the specified period of time, within the specified period. Yes? So law of limitation is not taking away, or not, I would say it is not even taking away. It's not taking away your right? But it is helping the parties in the interest of the general welfare to file a suit, to bring an action within the specified period of time. Within the specified period of time.
Now, is law of limitation act, is it exhaustive? So अभी हमने क्या समझा बेटा? We have understood the history. We have understood the nature of limitation. And we have understood two maxims on which the Limitation Act is based. Is everybody clear till here? And we understood कि जो पूरा इंडियन लिमिटेशन एक्ट है इसमें आर्टिकल्स और सेक्शंस हैं, 32 सेक्शंस हैं और 137 आपके आर्टिकल्स हैं. Is that structure also clear? So we have understood the structure, we have understood the history, nature, and maxim. Now we are understanding that whether the law of limitation is exhaustive. Is it an exhaustive का मतलब क्या होता है बेटा? Is it complete? Is it complete? Can the courts travel outside the Limitation Act? Can they travel outside the Limitation Act? No. So Limitation Act is the only law which is exhaustive. If you get a question in pre, other laws, if I talk about evidence, SRA, CPC, ये सारे laws जो हैं ये क्या है? Exhaustive नहीं है. ठीक है? But Limitation Act is exhaustive. Indian courts are not permitted to travel outside or beyond the provisions of limitation. ठीक है? You cannot add or supplement anything. And to support this, that Indian Limitation Act is exhaustive, we have this case law, that is A.S. Krishnappa. Chettiar, Chettiar versus Nayyappa Chettiar. Nahiappa Chettiar. 1964 Supreme Court. 1964 Supreme Court. Indian Limitation Act is exhaustive. It is exhaustive. Right? Now, based on those maxims, I think आज हम इतना ही करेंगे बेटा. Tomorrow you're going to just come up by reading the Bayer Act. आप एक बारी please Bayer Act को देखो अच्छे से, get acquainted with it. Then I'm going to start, before I start with the provisions tomorrow, I'm going to start with jurisprudential essence of Limitation Act. Jurisprudential essence of Limitation Act. We will understand the concept of lex fori, whether Limitation Act is lex fori or not. And I will also dictate you on this, that limitation bars the remedy and not the right. These are important. Limitation bars the remedy and not the right. कल मैं आपको पहले इस पे डिक्टेशन दूंगी बेटा, हम इसको समझेंगे. एंड व्हाई आई एम नॉट टेकिंग अप दिस राइट नाउ, द jurisprudential essence, जैसे आज मैंने आपको बाइफरकेशन जो दिया है ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो कल मैं कुछ कुछ सेक्शंस भी पिक करूंगी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन आई राइट दैट सेक्शन 3 to 11 are exceptions. And section 12 to 24 are exclusions. Please read section 3 and come. See section 3 to 11, how they are exceptions. 12 to 24 जो है, वो आपके exclusions हैं. So please, before you come tomorrow and I explain the jurisprudential essence with reference to the maxims that I have discussed today and also the bifurcation of the entire limitation I've given you, we are going to take it forward tomorrow. Is that clear? Right? So that's all for now. Thank you. If you have any questions, please ask.